हेलो साथियों, आज 12th क्लास राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत को पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने शीत युद्ध का दौर तथा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ को समझा था। हालांकि वो पाठ हटा दिया गया है, लेकिन दो ध्रुवीयता का अंत को समझने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व क्या है। जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 से लेकर 1991 में, तभी दो ध्रुवीय विश्व भी आरंभ हो गया था। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व में एक का नेतृत्व किया अमेरिका ने और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया, यानी कि विश्व के दो ध्रुवों में बढ़ गया। एक का नेतृत्व किसने किया? अमेरिका ने, और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने। यानी अमेरिका मतलब पूंजीवादी और दूसरा सोवियत संघ यानी कि साम्यवादी या समाजवादी। देखिए, ये विश्व है, इस विश्व को अमेरिका भी इस चेन से खींच रहा है अपनी तरफ और सोवियत संघ भी अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ समझ में आया इस फोटो से? देखो, यही दो ध्रुवीयता का आरंभ है। ये दो ध्रुवीय आरंभ है। देखो क्या है, दो ध्रुवीय विश्व, जो विश्व है इसके जो देश है उसको अपने फेवर में करना चाहता है अमेरिका, और ये सोवियत संघ भी ऐसा ही करना चाहता है। इस विश्व के जितने भी देश है, छोटे छोटे देश है, उनको अपने फेवर में करना चाहता है। तो हाय राम कोई तो इनसे बचाओ, हाय राम कोई तो इनसे बचाओ, यानी कि अमेरिका से और सोवियत संघ से, इन दोनों से बचाओ। अमेरिका ने, जैसे यूरोप है, यूरोप के जो देश है, आधे देश तो किस में चले गए? अमेरिका में, और आधे देश किस में चले गए? सोवियत संघ में, इसमें चले गए। यानी कि किसी न किसी रूप में अमेरिका विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है और सोवियत संघ भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। यही तो है दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि विश्व जो है दो ध्रुवों में बढ़ गया। एक का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। यूरोप में जितने भी देश थे, उन देशों में जो पश्चिमी देश थे उनका नेतृत्व किया अमेरिका ने। वो किसके फेवर में थे? अमेरिका के। और सोवियत संघ के फेवर में पूर्वी यूरोप के देश थे। तो यूरोप तो किस में बढ़ गया? अमेरिका और सोवियत संघ में, पूंजीवादी और साम्यवादी में बढ़ गया। और जो तीसरी दुनिया के देश थे, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, इन सभी को मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो ये शब्द जो है इसमें आएंगे। तीसरी दुनिया के जो देश है, जो नव स्वतंत्र देश है, वो भी किसमें शामिल हो, उनको चिंता सता रही थी कि अमेरिका में शामिल हो या फिर सोवियत संघ में शामिल हो। अगर अमेरिका में शामिल होते हैं तो अमेरिका की जो सभी रणनीतियां हैं वो अपनानी पड़ेगी। जिस युद्ध में भी वो अमेरिका भाग लेता है उसमें भाग लेना पड़ेगा। अगर सोवियत संघ में शामिल होते हैं तो सोवियत संघ की रणनीतियां अपनानी पड़ेगी, यानी कि साम्यवादी या समाजवादी रणनीति अपनानी पड़ेगी। और इसे अमेरिका का पक्ष लिया तो पूंजीवादी के पक्ष में जाएंगे अपन। तो अपन किसके पक्ष में जाए? तभी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तीसरा विकल्प दिया था इन सभी को, इन नव स्वतंत्र देशों को। यही दो ध्रुवीय विश्व है। दो ध्रुवीय विश्व यानी कि विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया, अमेरिका और सोवियत संघ के पक्ष में, इनके नेतृत्व में। देखिए, दो ध्रुवीय विश्व, दो या दो से अधिक महाशक्तियां, यानी कि दो महाशक्तियां थी कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। वैसे ही दो या दो से अधिक महाशक्तियों का विश्व में अपना वर्चस्व फैलाना ही दो ध्रुवीयता है। विश्व में अपना वर्चस्व फैला रहे नहीं है ये अमेरिका भी चेन से इस विश्व को अपनी तरफ खींच रहा है और सोवियत संघ भी अपनी तरफ खींच रहा है। और दोनों के जो मध्य है वो मनमुटाव है, हो गए ना मनमुटाव। एक तो जिस चीज को अपन चाहते हैं उस चीज को अगर कोई ले भागे तो उसके प्रति तो गुस्सा आएगा या अपन को क्रोध आएगा? नहीं आएगा? क्या आएगा? तो इसलिए शीत युद्ध भी इनके बीच में था। शीत युद्ध भी आरंभ हो गया था 1945 में, शीत युद्ध चल रहा था, उसी बीच ये दो ध्रुवीयता चल गया। सोवियत संघ भी ये यूरोप को अपने पक्ष में करना चाहता है
अमेरिका भी यूरोप को अपने पक्ष में करना चाहता है और शेष विश्व के जो देश है वो भी अपने पक्ष में हो, ऐसा चाहता है ये दोनों। तो किसी न किसी रूप में इन दोनों के बीच में मनमुटाव थे। हालांकि इनके मध्य जो है हिंसात्मक युद्ध नहीं हुए। 1945 के बाद में जो शीत युद्ध हुए थे उस टाइम पे ये हिंसात्मक युद्ध नहीं हुए, लेकिन विचारधाराओं का युद्ध ही हुआ था और यही विचारधाराओं का युद्ध शीत युद्ध है। देखिए, दो या दो से अधिक महाशक्तियों का विश्व में अपना वर्चस्व फैलाना ही दो ध्रुवीयता है। ठीक है, अब बर्लिन की दीवार की बात करते हैं। अब बर्लिन की दीवार जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, पूंजीवादी दुनिया यानी कि ये पहली दुनिया है और साम्यवादी दुनिया ये दूसरी दुनिया है। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी कौन? बर्लिन की दीवार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में खड़ी की गई थी। किसने खड़ी की थी? सोवियत संघ ने, दूसरी दुनिया के देशों ने की थी। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया इसने। अब किसने तोड़ा? सोवियत संघ ने? नहीं, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने तोड़ा था। हालांकि पूर्वी जर्मनी का पक्ष दिया था किसने? सोवियत संघ ने दिया था। उस टाइम पे मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनका साथ मिला था इनको। तो 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इससे बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। तब जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही बर्लिन की दीवार। कब तक? 28 वर्षों तक, और 150 किलोमीटर लंबी थी। देखो, ये है दीवार, यानी कि जर्मनी के मध्य, एक तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, इन दोनों के मध्य ये बर्लिन की दीवार है। नहीं है, बर्लिन की दीवार है। तो पूर्वी जर्मनी तो किसके फेवर में था? ये सोवियत संघ के फेवर में था। यानी कि इसने समाजवादी प्रणाली को अपना रखा था पूर्वी जर्मनी ने, और पश्चिमी जर्मनी जो था इसने पूंजीवादी को अपना रखा था, यानी कि ये अमेरिका के फेवर में था। तो पश्चिमी जर्मनी तो अमेरिका में और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ में। ठीक है, तो ये दीवार है 150 किलोमीटर लंबी है। 1961 में खड़ी की गई, 1989 में तोड़ डाला इसे। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये थी बर्लिन की दीवार, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ के नेताओं की बात करते हैं। पहले सोवियत, इस चैप्टर को शुरू तो हो चुका है, तो सोवियत संघ के नेता की बात करते हैं। सोवियत संघ के नेता कौन थे? इसको ट्रिक से देखते हैं अपन। लेनिस्टा निकिता ने भेज दिया गोबर बोरी में। लेनिस्टा निकिता ने भेज दिया गोबर बोरी में। देखिए, ले और नी से बनेगा कौन? लेनिन। ले और नी से कौन बनेगा? लेनिन बनेगा, लेनिन। तो लेनिन कौन थे? लेनिन यूएसए, लेनिन की बात अभी करेंगे बात। ले और नी से बनेगा व्लादिमीर लेनिन। ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे ये। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद स्टा से बनेगा कौन? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन बनेगा स्टा से। निकिता से कौन बनेगा? निकिता क्रुश्चेव बनेगा निकिता से। बेज से क्या बनेगा? बेज से बनेगा ब्रेजनेव, यानी कि लियोनिड ब्रेजनेव, ये बेज से बनेगा। गोबर से बनेगा गोरबाचोव, यानी कि मिखाइल गोरबाचोव, गोबर से बनेगा मिखाइल गोरबाचोव। और बोरी से बनेगा बोरिस येल्तसिन। लेनिस्टा निकिता ने भेज दिया गोबर बोरी में। ये सोवियत संघ के नेता है सभी। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, मिखाइल गोरबाचोव और बोरिस येल्तसिन। इन सभी नामों को याद रखना जरूरी है। आगे इस चैप्टर में ये नाम प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थे सोवियत संघ के नेता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन की। व्लादिमीर लेनिन कौन के? व्लादिमीर लेनिन जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कम्युनिस्ट पार्टी, इसने सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन किया है, और 70 वर्षों तक शासन करने के कारण जनता इस पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई, इस पार्टी का समर्थन नहीं करने लगी, और इस पार्टी का समर्थन जाता रहा और कम्युनिस्ट पार्टी 1991 में भी चली गई। सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 में रूसी क्रांति के नायक थे। रूसी क्रांति, जो समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। जोसेफ स्टालिन देखो कौन थे, क्या थे?
जोसेफ स्टालिन जो है औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया इन्होंने। जोसेफ स्टालिन ने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया। खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया किसने? जोसेफ स्टालिन ने। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय दिया जाता है किसको? जोसेफ स्टालिन को। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, उसमें जीत का श्रेय दिया जाता है जोसेफ स्टालिन को। तब दूसरे विश्व युद्ध में अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए गए थे, उसमें जोसेफ स्टालिन शामिल थे। ठीक है। अब तीसरा है निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव कौन थे? यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है उसके राष्ट्रपति थे ये। ठीक है। स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक थे ये। स्टालिन ने जो नीतियां अपनाई थी, जो रणनीतियां अपनाई थी शासन के लिए, उसके आलोचक थे कौन? ये निकिता क्रुश्चेव। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव दिया इन्होंने। शांतिपूर्ण की जो अपने बीच जो मनमुटाव है या हिंसात्मक जो युद्ध हो रहे हैं, वो उसका जो समाधान हो वो किससे हो? यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से हो। ये इसके नेतृत्व में थे। सुधार हेतु सुधार शुरू किए इन्होंने। कुछ हुए थे, सुधार नहीं हुए थे, सुधार शुरू हुए थे केवल 1953 से लेकर 1964 तक थे ये निकिता क्रुश्चेव। देखो, उन क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल थे ये। क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्या है क्यूबा मिसाइल संकट? क्यूबा मिसाइल संकट जो आपके चैप्टर हटा दिया गया है उसमें है क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है ये? जो सोवियत संघ है, उन्होंने, सोवियत संघ ने अमेरिका के जो द्वीपीय देश है क्यूबा, अमेरिका के पास से लगा हुआ है क्यूबा देश, द्वीपीय देश है, उसमें मिसाइलें तैनात कर दी। किसने? सोवियत संघ ने। ये क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बता रहा हूं मैं। क्यूबा एक द्वीपीय देश है अमेरिका का। तो अमेरिका के उस क्यूबा में, क्यूबा किसके फेवर में था? ये सोवियत संघ के फेवर में था। सोवियत संघ में फेवर में था, न कि अमेरिका की। और सोवियत संघ के फेवर में होने के कारण ही सोवियत संघ ने इसमें मिसाइलें तैनात कर दी। किस ओर? यानी कि इधर तो है अमेरिका की तरफ सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है। अब अमेरिका ने क्या किया फिर बदले में? अमेरिका को डर लगने लगा, चिंता सताने लगी कि कहीं सोवियत संघ अपने ऊपर मिसाइलों का अटैक न कर दे। तभी क्या हुआ कि जो अमेरिका ने जो क्यूबा की तरफ जितने भी जहाज जाते थे उन सबको रोक लिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। और तब मजबूरन सोवियत संघ ने उस जो मिसाइलें तैनात की थी उन सबको हटाना पड़ा। यही है क्यूबा मिसाइल संकट। ये 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। 1953 से 1964 यानी कि निकिता क्रुश्चेव के काल में ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लियोनिड ब्रेजनेव जो थे वो अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल थे। अफगानिस्तान पर आक्रमण, जो सेना भेजी थी अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, वो लियोनिड ब्रेजनेव शामिल थे उसमें। अब बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। देखिए, सोवियत संघ के विघटन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1985 से 1991 में रही ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। क्योंकि सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया? विघटन हो गया। इसलिए सोवियत संघ तो नहीं रहा और रूस, उसकी जगह कौन आ गया? बहुत से गणराज्यों ने रूप धारण कर लिया, मतलब अलग अलग हो गए सभी। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अब हथियारों की होड़ पर, जो हथियारों की होड़ चल रही थी, अमेरिका ने जो हथियार बनाया वही हथियार किसने? उससे भी अच्छा हथियार क्या सोवियत संघ ने बनाया। सोवियत संघ ने हथियार बनाया, उससे भी अच्छा हथियार अमेरिका ने बनाया। यही हथियारों की होड़ है और हथियारों की होड़ पर रोक लगाई इन्होंने। ठीक है। हथियार बनाने बंद कर दिए, हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। शीत युद्ध समाप्त हो गया मिखाइल गोर्बाचोव के काल में। ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन हो गया मिखाइल गोर्बाचोव के काल में। अब आता है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति थे। ये क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और विघटन होने के बाद में रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। अब देखो, सोवियत प्रणाली क्या थी? अब सोवियत जो थे, सोवियत संघ, ये समाजवादी प्रणाली को अपनाता था। समाजवादी यानी कि जिसमें सभी जो संस्थाएं हैं या सभी जो रणनीतियां हैं उन सभी में सरकार का नियंत्रण होता है। और अमेरिका में पूंजीवादी
यानी कि इसमें निजी लोग या जो आम जनता है वो स्वतंत्र होती है सभी चीज़ों के लिए, लेकिन इसमें आम जनता को बंदेज होते हैं इसमें सोवियत प्रणाली में, यानी कि समाजवादी प्रणाली में। समाजवादी में सरकार का ही नियंत्रण होता है। यही ये सोवियत प्रणाली क्या थी। अब देखो, सोवियत गणराज्य 1917 की जो रूस की समाजवादी क्रांति थी उसके बाद अस्तित्व में आया। जो सोवियत गणराज्य है वो 1917 की रूस की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। समाजवाद पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो निजी व्यक्ति जो निजी स्वामित्व पर जोर देती है, बल देती है, लेकिन जो समाजवाद है वो सरकार, समाजवाद कहता है, समाजवादी प्रणाली कहती है कि जो संस्था है वो उत्पादन संस्थाएं हैं या किसी भी है, कोई भी है, नीतियां हैं, उन सभी पर सरकार का नियंत्रण हो। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है कौन? समाजवाद। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर चलने को दर्शाता है कौन? समाजवाद। यानी कि जो सोवियत प्रणाली है वो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने के पक्ष में है और समाज को समानता के सिद्धांत पर चलने को दर्शाता है कौन? सोवियत प्रणाली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 में के बाद पूर्वी यूरोप के देश, अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, यानी कि जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप के देश तो जो है सोवियत संघ के फेवर में थे और पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के फेवर में थे। पूर्वी यूरोप के देश यूएसएसआर के अंकुश में आ गए, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश है उन्होंने समाजवादी प्रणाली को अपनाया और वो पूरी तरह से सोवियत संघ के खेमे में आ गए, सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। इन देशों की राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी उनको समाजवादी प्रणाली के अनुसार ढाला गया। बिल्कुल, जो ये देश है पूर्वी यूरोप के देश, ये सभी छोटे छोटे देश थे। अब जो बड़ा देश है यानी कि सोवियत संघ बना है वो केंद्र है। सोवियत संघ के ही रणनीतियां अपनानी पड़ेगी। जैसे अपने घर में है, अपने घर में कोई भी जो अपना सदस्य है वो बाहर रहता है, बहुत वर्षों से बाहर रहता आ रहा है, लेकिन अब उसका ट्रांसफर होके यहीं पे आ गया है, वो अपने घर में ही आ गया है, तो वो उसकी रणनीतियां या उसकी जो नीतियां हैं वो चलेगी क्या वहां पे? नहीं। अपने दादाजी की चलेगी? नहीं चलेगी क्या? तो वैसे ही जो इन देशों में छोटे छोटे देश है, इनको सभी जो रणनीतियां हैं वो जो समाजवादी सोवियत संघ है उसकी ही अपनानी पड़ेगी, न कि स्वयं की चलेगी। यानी कि स्वतंत्र नहीं है, ये इनमें बंदेज है। ठीक है, इन देशों की राजनीतिक और समाजवादी व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के अनुसार डाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया है। ठीक है, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, ये सभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अमेरिका को छोड़कर विश्व में सोवियत संघ आर्थिक रूप से मजबूत। अमेरिका तो बहुत मजबूत था पूरे विश्व में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी विषय, है ना। अमेरिका को छोड़कर विश्व में सोवियत संघ, विश्व में दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, उसके बाद आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत था, वो आवागमन भी अच्छा था, पिन से लेकर कार तक सभी का उत्पादन अच्छा था वहां पे, पिन से लेकर कार तक उत्पादन होता था वहां पे, बेरोजगारी नहीं थी, भूमि पर और उत्पादन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण था, भूमि पर भी और उत्पादन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण था। यानी कि इन सभी पर किसका नियंत्रण था? राज्य का या सरकार का नियंत्रण था, क्योंकि उत्पादन संस्था भी किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण या सरकार के नियंत्रण में थी, क्योंकि वहां पे समाजवादी प्रणाली को अपनाया गया था सोवियत संघ में, इसलिए। ठीक है, यानी कि सब कुछ अच्छा था सोवियत संघ में, आर्थिक रूप से भी मजबूत था, उत्पादन संस्था भी बहुत मजबूत थी, बेरोजगारी नहीं थी, भूमि पर राज्य का नियंत्रण था, उत्पादन संस्थाओं पर भी राज्य का नियंत्रण था, आदि सभी थे। ठीक है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यानी कि आम जनता को तो अधिकार नहीं था कुछ भी, आम जनता को तो किसके साथ चलना पड़ेगा? यानी कि जो सरकार की नीतियों के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए जो नौकरशाही है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका ही शिकंजा कसता चला गया सोवियत प्रणाली पर, यानी कि समाजवादी प्रणाली पर। किसका शिकंजा कसता चला गया?
या जो नौकरशाही है उसका शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। यह प्रणाली कैसे हो गई? सत्तावादी हो गई। समाजवादी प्रणाली सत्तावादी हो गई, यानी कि सब कुछ सत्ता पर ही डिपेंड हो गया, आम जनता कुछ भी नहीं। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। नागरिक जो है, नागरिकों की जो नौकरियां चली गई, नौकरियां छोटे छोटे जो पद पर थे वो सभी चले गए, उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा, छुआछूत है वगैरह वगैरह सभी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई उनसे। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया और नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। जानते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में है, मिली हुई है? नहीं, हाँ मिली हुई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के भाग क में, मौलिक अधिकारों में 19 क में अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सभी नागरिकों को, ठीक है। वैसे जो सोवियत संघ था उसके नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। यूएसएसआर में यानी कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसका शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, यानी कि 70 वर्षों तक शासन किया है कम्युनिस्ट पार्टी ने। इस पार्टी का सभी संस्था पर गहरा अंकुश था उस टाइम पे। जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, लेकिन ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ये रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। रूस जो था उसका हर मामले में प्रभुत्व था, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी अब वो, क्योंकि उसने जो जनता है उसकी जो सभी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं की। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जो था वो धीरे धीरे चला गया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो अंकुश था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और उसका समर्थन नहीं रह गया। अब आगे बढ़ते हैं कि हथियारों की होड़ में 1979 में अफगानिस्तान में दखल देने के कारण आदि सभी से सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गई। हथियारों की होड़ में यानी कि जो अमेरिका ने बनाया वो हथियार बनाया, उससे बड़ा हथियार सोवियत संघ ने बनाया। 1979 में अफगानिस्तान में दखल दिया इसने, उसमें भी आर्थिक खर्चा तो हुआ ना, आर्थिक खर्च तो हुआ, इसलिए भी सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो गई। यानी कि इसने अपने चादर के बाहर पैर रख दिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है किसी अपने घर के सामने किसी का बड़ा घर बनाए, बहुत शानदार महल बना दिया उसने, उसके पास पैसे हैं इसलिए बना दिया, और अपना घर छोटा दिखने लगा। तो कोई व्यक्ति होता है जो लोन लेकर उससे भी अच्छा घर बना लेता है, लेकिन लोन चुका पाएगा क्या? वो नहीं चुका पाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे है नहीं, कम है पैसे। तो कहीं कुछ भी हो, लेकिन जो अपनी आर्थिक पूंजी है उसके बाहर पैर नहीं रखने चाहिए। इसलिए सोवियत अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई, क्योंकि इधर तो खाद्यान्न उत्पादन भी कम हो गया, आयात करना पड़ रहा है, उसकी पूर्ति तो नहीं कर रहा है, और हथियार की होड़ लगा के बैठा है। और इस सभी को मिखाइल गोर्बाचोव ने फिर हटाया, कम किया उसने। इस प्रणाली को सुधार करना चाहा किसने? मिखाइल गोर्बाचोव ने। यूएसएसआर अपने नागरिकों की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सका। यूएसएसआर जो है यार, ये हथियार जो है, हथियार काम आएंगे क्या ये नागरिकों को? नहीं आएंगे ना। उनको तो पूर्ति है क्या? जैसे वो रोटी कपड़ा मकान मिल जाए उसको तो बस, और क्या मिले उनको? रोटी कपड़ा मकान मिले, शांतिपूर्वक जीवन यापन हो, यही चाह रहे हैं। तो नागरिकों, आम जनता को तो हथियार चाहिए क्या? उसको नहीं। अफगानिस्तान में दखल दे रहा है, वो अफगानिस्तान काम आएगा क्या इसके? नहीं आएगा। तो नागरिकों की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सका यूएसएसआर, और इसलिए उसका समर्थन ज्यादा रहा हर तरफ से। खाद्यान्न का आयात बढ़ा, यानी कि खाद्यान्न दूसरे देशों से मंगाना पड़ा, ये कंडीशन हो गई। रूस इतना बड़ा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस अभी भी वर्तमान में, और उस टाइम पे, और रूस जो है वो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ तो रूस से बहुत बड़ा था। रूस तो एक पार्ट था, सोवियत संघ था। तो उस टाइम पे फिर भी खाद्यान्न का आयात बढ़ा। अब बताओ, खाद्यान्न मंगाना पड़ा दूसरे देशों से,
तो जरूरत पूरी कर सकता है क्या? हर व्यक्तियों की नहीं कर सकता, क्योंकि नागरिक भी बहुत थे उस टाइम पे सोवियत संघ के। खाद्यान्न का आयात बढ़ा और लोग जो है भूखमरी से मरने लगे वगैरह वगैरह सभी हो गया। इसलिए समर्थन जाता रहा कम्युनिस्ट पार्टी का। अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई, बद से बदतर हो गई। अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई, हथियारों की होड़ चल रही थी, अफगानिस्तान में दखल दे रहे थे, और बाकी अपने ऊंची दुकान और फीका पकवान। दुकान तो ऊंची है लेकिन अंदर गए तो कुछ भी नहीं मिला। अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई। ठीक है, देखो अब गोरबाचोव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोरबाचोव आ गया भाई। मिखाइल गोरबाचोव सुधारवादी था, शांतिवादी था, ये सभी इसमें गुण थे सोवियत गोरबाचोव के, मिखाइल गोरबाचोव के। 1985 से लेकर 1991 तक रहा ये। गोरबाचोव और सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? देखो, गोरबाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सुधारने, यानी कि पश्चिम के देश जो पहली दुनिया के देश थे, अमेरिका और उससे लगे हुए देश थे, उनसे अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया इसने, मिखाइल गोरबाचोव ने। सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने, यानी कि लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का शासन। भारत भी लोकतांत्रिक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक नहीं है। तो सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने की रणनीति अपनाई किसने? मिखाइल गोरबाचोव ने। पूर्वी यूरोप के देश जो थे सोवियत संघ के हिस्से थे। पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो किसके हिस्से थे? सोवियत संघ के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई थी। उसको खाने दाने के भी लाले पड़े हुए थे। खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा था तो खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो जनता बहुत परेशान हो गई थी इस हथियारों की होड़ से, अपने आप को ऊंचा साबित करने से, ये सभी चीजों से जनता बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, और जनता पे ही रोब जमाती थी क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी जनता को। इसलिए गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, यानी कि आर्थिक राजनीतिक सुधार किए और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई किसने? मिखाइल गोरबाचोव ने। 1991 के दिसंबर 1991 में येल्तसिन, जो मिखाइल गोरबाचोव के बाद में रूस का राष्ट्रपति बना, ये येल्तसिन के नेतृत्व में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस है, यूक्रेन है और बेलारूस है, उसने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये बड़ी बात हो गई 1991 में दिसंबर 1991 में क्या हुआ कि जो बोरिस येल्तसिन है उसके नेतृत्व में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य, रूस तो बहुत बड़ा था, रूस है, यूक्रेन है और बेलारूस है, उन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब इन्होंने जब समाप्त कर दिए तो इसके पीछे जो छोटे देश है वो भी लगेंगे। उन्होंने भी अपने समाप्ति की घोषणा कर दी, धीरे धीरे करते, यानी कि अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो दिसंबर 1901 ये येल्तसिन जो था ये पहले मिखाइल गोरबाचोव के फेवर में था। मिखाइल कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक सदस्य था येल्तसिन, लेकिन इस गोरबाचोव की जो रणनीतियां थी वो इसको अच्छी नहीं लगी येल्तसिन को, और इसने अपनी टीम अलग बना ली और येल्तसिन के नेतृत्व में यूएसएसआर के तीन गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और तीनों देशों ने स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। और इस राष्ट्रकुल में ही बहुत से जो पूर्वी यूरोप के देश है, बहुत से छोटे देश है, वो शामिल हो गए और इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का समर्थन जाता रहा हर तरफ से। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। और रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ को जो है सुरक्षा परिषद में एक रूस को सीट मिली। ठीक है, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। किसे मिली? रूस, यानी कि उत्तराधिकारी कौन बना? रूस बना। सोवियत संघ के सभी देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की।
सोवियत संघ के सभी देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला लिथुआनिया पहला गणराज्य बना। सोवियत संघ के सभी देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, किसकी घोषणा? स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला लिथुआनिया पहला गणराज्य बना। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और येल्त्सिन रूस का राष्ट्रपति बने। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ सभी बातों से मजबूत था, आर्थिक रूप से मजबूत था, सभी चीजें थी, लेकिन फिर भी विघटन क्यों हुआ? जो मिखाइल गोर्बाचोव है वो अच्छा इलाज कर रहे थे, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को बहुत सी चीजें उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्यों हुआ, इसको जानते हैं। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था, गति के विरुद्ध, यानी कि सोवियत संघ की प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। अब वैसा नहीं रहा, उस गति से काम नहीं कर रहा था जिस गति से पहले कर रहा था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्षों तक शासन किया और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई। हर तरफ से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका समर्थन जाता रहा, इसलिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था के गतिरोध होने के कारण जो हथियारों की होड़ है वो स्टार्ट रही। अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए बहुत से पैसे, बहुत सी अर्थव्यवस्था, अर्थ जो है दूसरों में लगा दिया, दूसरी चीज़ों में लगा दिया। नागरिकों की पूर्ति की, जरूरतों की पूर्ति नहीं की, इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। गोर्बाचोव द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहा, या गोर्बाचोव जो है, मिखाइल गोर्बाचोव रोगों का ठीक ठीक निदान कर रहे थे, लेकिन फिर भी यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, यूएसएसआर टूटा क्यों? यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ आखिरकार क्यों हुआ? अर्थव्यवस्था भी कमजोर थी, अर्थव्यवस्था भी पहले बहुत मजबूत थी। जो गोर्बाचोव है वो भी अच्छा इलाज कर रहे थे, फिर भी विघटन हुआ तो क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण रहा? तो साफ नजर आता है आप सबको कि हथियारों की होड़ से अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई, जनता बहुत परेशान रहने लगी, जनता को उपभोक्ता वस्तुएं या खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की भी जरूरत पूरी नहीं हुई, और जनता को जो है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। उनको सोवियत संघ की जो केंद्र की रणनीतियां थी उसके अधीन रहना पड़ता था, इसलिए भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। हर तरफ से समर्थन जाता रहा। गोर्बाचोव द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार तथा रोगों का ठीक ठीक निदान करने के बाद भी यूएसएसआर का विघटन हो गया। क्यों टूटा? विघटन हुआ तो क्यों हुआ? अब आगे जानते हैं इस चीज को। सोवियत नागरिकों ने अपने को पश्चिमी देशों से पिछड़ा हुआ माना। जो पश्चिमी देश थे, जो अमेरिका के फेवर में थे, उन सभी ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था, यानी कि नागरिकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी वहां पे। इसलिए सोवियत जो नागरिक थे सोवियत संघ के, उन्होंने अपने को पश्चिमी देशों से पिछड़ा हुआ माना। सोवियत नागरिक जो थे वो तो पिछड़ चुके थे, उनको तो किसी भी जरूरत की पूर्ति नहीं हो रही थी, और इधर पश्चिमी देश जो मौज कर रहे थे, इसलिए वो अपनी तुलना किससे कर रहे थे? पश्चिमी देशों से कर रहे थे। ठीक है, गतिरुद्ध प्रशासन, गति के विरुद्ध प्रशासन, यानी कि प्रशासन जो था वो कमजोर था, वो अपनी लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रशासन नहीं चला रहा था, काम नहीं कर रहा था। भारी भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, देश की बहुत बड़ा था। अभी वर्तमान में जो रूस है वही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो फिर रूस तो एक पार्ट था सोवियत संघ का। इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश होने के बाद भी केंद्रीकृत होना, भ्रष्टाचार तो होगा ही उसमें, गतिरुद्ध प्रशासन भी होगा। इन सभी बातों से जनता अलग थलग पड़ गई। जो देश जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है,
बुल्गारिया, रोमानिया है, ये सभी जो है इन देशों की जनता जो है अलग थलग बढ़ गई। हर तरफ से समर्थन जाता रहा सोवियत संघ का। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार थे। जो कहा ना कि नौकरशाही मजबूत थी, नौकरशाही थी। पार्टी के अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा अधिकार मिले हुए थे। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार थे, यानी कि आम नागरिक जो थे वो तो अधिकारियों के माध्यम से ही काम करेंगे। अधिकारी उन पर रोब जमा सकते हैं, अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आम नागरिक कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है नहीं। तो पार्टी के जो अधिकारी थे यानी कि नौकरशाही पूर्ण रूप से सत्तावादी हो गई थी, उनका ही शासन था नौकरशाही का। इसलिए आम नागरिक जो थे वो बहुत परेशान हो गए और सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया। फिर यूएसएसआर के आधे लोग मानते थे कि गोरबाचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए, और आधे लोग क्या मानते थे कि गोरबाचोव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, यानी कि चट पे भी और पट में भी, यानी कि दोनों तरफ थे लोग। गोरबाचोव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए, ये एक तो ये कह रहे थे, और एक पक्ष के लोग कह रहे थे कि गोरबाचोव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। सोवियत संघ के आधे लोग कह रहे थे ये कि ज्यादा तेज गति से काम कर रहे हैं, और आधे कह रहे थे गोरबाचोव बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो गोरबाचोव का समर्थन, मिखाइल गोरबाचोव का समर्थन इधर से भी गया और इधर से भी गया, दोनों तरफ से गया। यार जैसे अपने शादी का जो खाना होता है उसमें आधे लोग तो कहते हैं कि यार सीटिंग खाना क्यों किया है, बफर करता, और दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि यार सीटिंग खाने में भी इतना क्यों कर दिया, तेरी जो जिस कंडीशन से, तेरी कंडीशन के हिसाब से पैसे खर्च करता। तो दोनों तरफ से भी, एक ने भी ये नहीं कहा कि तूने इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है, मतलब अच्छा खाना बनाया है, अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो वैसा ही ये हाल इसमें था कि गोरबाचोव को एक तो कह रहे थे कि ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए, और एक कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो हर तरफ से समर्थन जाता रहा। ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार में विभिन्न गणराज्य जैसे रूस है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, यूक्रेन है और जॉर्जिया आदि अनेक गण शामिल थे। राष्ट्रवादी भावनाओं, ये देश है, इनमें राष्ट्रवादी भावनाएं घर कर गई, राष्ट्रवादी भावनाएं आ गई। संप्रभुता यानी कि अपनी नीतियां खुद बनाना, दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना। संप्रभुता की इच्छा के उभार में विभिन्न गणराज्य जैसे रूस है, बाल्टिक गणराज्य है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है आदि सभी अनेक शामिल थे इसमें। ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रवादी भावनाओं की सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता को डिसाइड कर लिया, यानी कि सोवियत संघ से अलग हो गए। ठीक है। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था विघटन का। ठीक है। राष्ट्रीयता और संप्रभुता इन सभी देशों में घर कर गई, इसलिए इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसलिए क्योंकि रूस भी अलग हो गया, बाल्टिक गणराज्य भी अलग हो गए, यूक्रेन वगैरह सब अलग हो गए, इसलिए सोवियत संघ का विघटन तो होना ही था। ठीक है। तो ये सभी कारण थे सोवियत संघ का विघटन होने के। ये सर्वाधिक मोस्ट कारण था, अंतिम कारण था। ठीक है। राष्ट्रवादी भावनाएं घर कर गई, संप्रभुता की इच्छा से सभी जो देश है, ये छोटे छोटे बड़े दो देश है, ये सभी अलग हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन एक जो स्कूल में भी देखें तो एक क्लास में 45 मिनट का पीरियड तो रहता ही है। तो जो अब पार्ट बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।